चलो आज न्यू स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसे इस कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि मुंबई का मौसम आज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था। काले बादल बरसने को आतुर थे। तेज बिजलियां चमक रही थी और उनकी घड़घड़ाहट की आवाज इतनी खतरनाक थी जिसे सुन हर कोई कांप जाए। तेज हवाएं जो तूफान का रूप ले रही थी। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिरे हुए थे और अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। वही एक सुनसान सड़क पर एक लड़की अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। उसके ऊपर बारिश का पानी गिर रहा था, जिससे वो होश में आ रही थी। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके पेट पर कई जगह चाकू से वार किया हुआ था। शरीर के कई हिस्सों पर बेल्ट से मारने के निशान छपे हुए थे। उसके शरीर से खून रिसकर पानी बूंदों में मिल रहा था। उसके आसपास बहुत सारा खून पड़ा था जो कि बारिश के पानी में मिलकर एक तरफ जा रहा था। उस लड़की की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी और उसके कांपते सुर्ख गुलाबी होंठ जो कुछ फड़फड़ा रहे थे। उसने हल्की सी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे अपने सामने खड़ी एक औरत और एक आदमी पर चली गई। उस औरत ने एक महंगी बनारसी साड़ी पहनी थी। उसकी साड़ी के किनारी पर जड़े महंगे डायमंड्स जो रात के अंधेरे में भी चमक रहे थे। उस औरत के होंठों पर छाई क्रीपी स्माइल जो उस लड़की का मजाक उड़ा रही थी। उसके आसपास व्हाइट यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। एक बॉडीगार्ड ने उस औरत के ऊपर अम्ब्रेला किया हुआ था। उस औरत की उम्र 45 के आसपास होगी। उस आदमी ने महंगा बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में महंगी वॉच और डायमंड की रिंग जो उसकी रिचेस को दिखा रही थी। वो बारिश में भीग रहा था। उसके बालों से पानी टपक कर चेहरे से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर आसमान में चमकती बिजली से उस पर रोशनी पर पड़ रही थी जिसमें उसका चेहरा हल्का दिखाई दे रहा था। वो आदमी दिखने में 50 ईयर्स के आसपास होगा। वो औरत हंसते हुए बोली, हाँ 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 हाँ, आज तेरा अंत तेरे करीब आ ही गया। बहुत मेहनत करनी पड़ी तुझे यहाँ तक लाने के लिए मिशा बेटे। हाँ 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 हाँ, पर आज तुम हमारे कंट्रोल में आ ही गई। अब तेरी सारी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस, तुम्हारा घर घर और वो होटल वाली जमीन जिस पर हमारी कई सालों से नजर थी, तेरे जाने के बाद वो सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम आराम से कंफर्ट जोन में रहेंगे। बोलकर वो जोर से हंसने लगी। उस औरत की हंसी पूरी सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। उस आदमी के होंठों पर भी गहरी स्माइल छाई हुई थी। वो मुस्कुरा कर बोला, ओहो भाग्यवान, अब बेचारी को और कितनी तकलीफ दोगी। इसे इस मनुष्य के जीवन से अब आजादी दे दो। वैसे भी बेचारी ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। अब इसके संघर्ष का अंत कर इसकी आत्मा को शांति से इस मनुष्य जगत से आजाद कर दो। बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल उस लड़की की तरफ पॉइंट कर दी। तभी अचानक जोर की बिजली चमकी जिसमें उस लड़की का खूबसूरत चेहरा एक पल के लिए दिखाई दिया। उसकी काली गहरी आंखें जो अंधेरे से भी ज्यादा डार्क और खतरनाक थी। उसके लेफ्ट आंख के आईब्रो पर लगा एक साइड छोटा सा कट जो उसके लुक को प्रिटी के साथ डेंजर बना रहा था। उसकी छोटी सी नाक और होंठों के नीचे छोटा सा काला तिल जो उसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए खुद प्रकृति ने लगाया था। इतने जख्म होने के बाद भी उसके फेस पर कहीं दर्द का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा जो कुछ शो नहीं होने दे रहा था। अचानक ही उस लड़की के होंठों के कानों तिरछे मुड़ गए और उसकी तेज हंसी पूरी सड़क पर गूंज गई। उस लड़की के हंसने की आवाज सुनकर वो आदमी और औरत एक पल के लिए चौंक गए और उनके होंठों की वो मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो लड़की कुछ पल हंसी और दूसरे ही पल उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने उस औरत और आदमी की तरफ देखा और सर्द आवाज में बोली, तुम दोनों को क्या लगा? मिशा राठौर को हराना इतना आसान है? जिसके पैरों में बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक झुकते हैं, वो तुम जैसे दो मामूली लोगों से हार जाएगी। मिशा राठौर कुछ भी हो सकती है पर बेवकूफ नहीं। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया इसलिए नहीं कि तुम दोनों इंटेलिजेंट थे, बल्कि क्योंकि मैंने तुम दोनों को मुझे धोखा देने दिया। रिश्ते में भले ही तुम दोनों मेरे चाचा चाची लगते हो पर माइंड में मैं तुम दोनों की मां लगती हूँ। मिशा राठौर को नहीं कोई हरा पाया है और नहीं कोई हरा पाएगा। मेरी प्रॉपर्टी के जो तुम दोनों ने सपने देख रखे हैं ना, वो सिर्फ ड्रीम ही रहने वाला है क्योंकि रियलिटी में तुम दोनों के कुछ हाथ नहीं आने वाला है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही ट्रस्ट के नाम कर दी है और अब तक तो वो गवर्नमेंट के अंडर जा भी चुकी होगी। हाँ 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 हाँ, मुझे बर्बाद करने चले थे।
खुद मुंह के बल आ गिरे। हा 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 बोलकर वो लड़की जोर से हंसने लगी। उस लड़की की बात सुनकर उस औरत जिसका नाम सुमित्रा था और वो आदमी जिसका नाम संजय मेहरा था, उन दोनों के चेहरे एकदम से पीले पड़ गए। उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मिशा ने अभी जो कुछ बोला वो सब सच है। वे बेसुध से उसे देख रहे थे। तभी संजय का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन वो एकदम से होश में आया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाल उसकी कॉलर आईडी पर शो हो रहे नाम को देखा और तुरंत कॉल पिक कर कान पर लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज आई, सर हमारे साथ धोखा हुआ है। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स नकली थे और मिशा मेहरा की सारी प्रॉपर्टी पर लीगली गवर्नमेंट का हक है। उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जा चुकी है। उसने 1 महीने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने वकील से कहकर ट्रस्ट में दे दी। अब हमारे पास कुछ नहीं है। ये सुनते ही संजय के हाथ से फोन छूटकर सड़क पर गिर गया। फोन से अभी भी हेलो हेलो सर आवाज आ रही है क्या? हेलो सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो। दूसरी तरफ वाला आदमी लगातार बोल रहा था और कुछ पल बाद कॉल अपने आप कट हो गया। मिशा सार्कास्टिकली बोली, क्या हुआ संजय अंकल, सदमा लगा है? लगना ही था मिशा राठौर से उलझोगे तो मुंह की खाओगे ही। मुझे आप दोनों के प्लान का 1 महीने पहले ही पता लग गया था, जब मुझे पहली बार ब्लड वोमिटिंग हुई थी। इतना बोल वो चुप हो गई और उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी सी यादें चलने लगी। 1 महीने पहले सिटी हॉस्पिटल, मिशा डॉक्टर के केबिन में बैठी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से अपने सामने बैठी लेडी डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर के हाथ में एक फाइल थी जो कि मिशा की हेल्थ रिपोर्ट थी। मिशा डॉक्टर को देखते हुए सर्द आवाज में बोली, इज देयर एनी प्रॉब्लम डॉक्टर? ये सुनते ही डॉक्टर ने सर उठा मिशा को देखा और फिर अपना चश्मा उतार साइड में रखते हुए बोली, यस मिशा तुम्हारी फिजिकली हेल्थ सही नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। शायद अब तुम 2 मंथ्स ही सर्वाइव कर सको। तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है, जो तुम्हें लगभग पिछले 3 मंथ्स से दिया जा रहा है। ये स्लो पॉइजन है जो एक बार में बॉडी में इफेक्ट नहीं डालता है, बल्कि धीरे धीरे दीमक की तरह इंसान की बॉडी को अंदर से खोखला करता है। ये पॉइजन हर कहीं नहीं मिलता है। ये किसी खास लैब में तैयार किया जाता है और तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन है वो किसी साइंटिस्ट का बनाया हुआ है, जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। शायद इलाज हो सकता था, पर अभी तुम्हारे बॉडी के 50% पार्ट में पॉइजन फैल चुका है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। बोलते हुए उसकी नजरें मिशा को देख रही थी। ये सुनकर भी मिशा के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। उसके फेस पर कहीं शिकन तक नजर नहीं आ रही थी। मिशा ने डॉक्टर के हाथ से अपनी फाइल ली और बिना कुछ बोले केबिन से बाहर निकल गई। मिशा हॉस्पिटल से बाहर आई, तभी उसकी नजर एक साथ खड़ी 10 कारों के काफिले पर पड़ी। बहुत सारे बॉडीगार्ड एक लाइन में सर झुकाए खड़े थे और एक आदमी जो दिखने में 30 साल के आसपास होगा, उसने ब्लैक आउटफिट पहने थे, वो मिशा को देख रहा था। मिशा ने इस वक्त ब्लैक बिजनेस सूट पहना था। उसके एक कान में ब्लैक डायमंड की रिंग थी और उसने हाथ में एक्सपेंसिव वॉच पहनी थी। उसकी हाई हील्स की टक टक की आवाज चलने पर कई लोगों को सुनाई दे रही थी। मिशा एरोगेंट स्टाइल में चलते हुए उस लड़के के पास आए और ऑर्डर देने वाली टोन में बोली, रोनित वकील को फोन कर ऑफिस बुलाओ जस्ट नाउ। बोलकर वो कार की बैक शीट पर बैठ गई। रोनित ने जल्दी से अपना फोन निकाल वकील को कॉल किया और उसे ऑफिस आने का बोल कॉल कट कर जल्दी से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रोनित मिशा का पर्सनल असिस्टेंट था। रोनित ने कार स्टार्ट कर दी और सारी कारों का काफिला एक साथ मुंबई की सड़क पर दौड़ पड़ा। मिशा अपना सर शीट से टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की कई बातें चली रही थी। अचानक ही मिशा के फेस पर खतरनाक स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, संजय अंकल। इतना बोल वो जोर से हंसने लगी। उसी हंसी बहुत खतरनाक थी। रोनित एकदम से कांप गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपना रुमाल पसीना साफ किया और ड्राइविंग पर ध्यान लगा ड्राइव करने लगा। रोनित को पता था उसकी एक गलती और उसकी सांसें उसकी बॉडी से हमेशा के लिए जुदा हो सकती थी। कुछ देर बाद मिशा की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। एक गार्ड ने जल्दी से आकर मिशा के साइड का डोर ओपन किया। मिशा कार से बाहर आए और बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे ऑफिस में अंदर चली गई।
मिशा लिफ्ट के अंदर आकर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया और कुछ देर बाद वो सीईओ के केबिन में चेयर पर बैठी सामने बैठे वकील को देख रही थी। वकील शांत भाव से बैठा मिशा को देख रहा था। मिशा अपनी चेयर को आगे पीछे करते हुए बोली, पेपर्स। इतना बोल उसने अपना एक हाथ आगे कर दिया। वकील ने एक नजर मिशा के हाथ को देखा और फिर जल्दी से कुछ पेपर्स निकाल मिशा के हाथ में रख दिए। मिशा ने पेपर्स रीड किए। वो प्रॉपर्टी पेपर्स थे। मिशा ने कुछ पल पेपर्स को गौर से देखा और फिर उन पर साइन कर वकील को दे दिए। वकील ने पेपर्स उठाए और वो वहां से निकल गया। मिशा उठकर ग्लास विंडो के पास आए और बाहर मुंबई के नजारे को देखते हुए धीरे से गुनगुनाए बोली, पहाड़ों को भी चुटकी में मसल सकती हूं मैं। समंदर पर भी जो चाहूं तो चल सकती हूं मैं। आज का टशन में हूं। आज का रुस्तम मैं हूं। दुश्मनों पर है जो गिरता है वो एटम बम मैं हूं। गुनगुनाते हुए वो जोर से हंसने लगी। मिशा की आंखों के सामने यही सब सीन चल रहे थे तभी उसे संजय की आवाज सुनाई दी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है मिशा। अगर तुम्हें अपनी संपत्ति देनी ही थी तो हमें भी दे सकती थी, पर नहीं, तुमने वो सब कुछ सरकार के नाम कर दिया। अब हम भी देखते हैं तुम्हें कौन सी सरकार बचाती है। हमारी सारी योजना खराब कर दी तुमने। अब हम तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। बोलकर संजय ने एकदम से अपने हाथ में पकड़ी गन का ट्रिगर दबा दिया। उससे निकली गोली सीधा मिशा के फहद के बीच में जाकर लगी। मिशा की हल्की सी आह निकल गई और उसकी सांसें थम चुकी थी। मिशा की आंखें अभी भी खुली थी और उसके संजय और सुमित्रा का अक्ष दिखाई दे रहा था। अचानक जोर से बारिश होने लगी। बारिश को देखकर लग रहा था जैसे वो मिशा की मौत का कहर सब पर बरसा रही हो। तभी दिखाते हैं कि लंदन के सबसे महंगे हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के बाहर एक कपल परेशानी से इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। उनके फेस पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस वार्ड का डोर ओपन हुआ और एक साथ दो डॉक्टर, जिन्होंने ऊपर व्हाइट ओवरकोट पहना था कर मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वे अपने हाथों से ग्लव्स निकालते हुए वार्ड से बाहर आए। तभी उनकी नजर सामने खड़े कपल पर पड़ी। वार्ड के डोर ओपन होने की आवाज सुनकर उस कपल ने तुरंत डोर की तरफ देखा और जल्दी से डॉक्टर के पास आते हुए बोले, सर, हमारी बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमें बताएं, हमारी बच्ची कैसी है? उस आदमी जिसने महंगा बिजनेस सूट पहना था और बालों को जेल से सेट किया हुआ था, उसकी उम्र 60 के आसपास होगी, पर उनका चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे 60 साल के होंगे। उनका ऑरा इस उम्र में भी बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। ये आदमी लंदन का मशहूर बिजनेसमैन अभिमान खुराना है। इनका ज्वेलरी का बिजनेस है जो लंदन की अधिकांश जगह फैला हुआ है। इनकी पत्नी आरशी खुराना जो एक सरल स्वभाव की औरत है। ये सॉफ्ट हार्टेड पसंद के साथ खूबसूरती की क्वीन है। इस उम्र में भी ये बहुत खूबसूरत दिखती है। इनकी उम्र 50 साल है। अभिमान बिना डॉक्टर को बोलने का मौका दिए लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। डॉक्टर अभिमान को बीच में रोकते हुए शांत भाव से बोला, रिलैक्स मिस्टर खुराना। आपकी बेटी अभी खतरे से बाहर है, बट आगे से ध्यान रखना वो फिर से ऐसा कुछ न करे जिससे अगली बार उसे बचाना मुश्किल हो जाए। तीसरी बार मिस माया ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो तो आप इन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, वरना इन्हें बचाना मुश्किल हो सकता था। ये सुनते ही आरशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी साड़ी का एक कोना कस के अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसे मुंह के पास लगा सिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिमान जी की आंखों में भी हल्की नमी छा गई थी। वो खुद को संभालते हुए बोला, माया को होश आ गया है क्या? हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया। 4-5 आवर्स का टाइम लग सकता है उन्हें होश में आने में। अभी वे गहरी नींद में सोई हुई है। होश में आने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। बोलकर डॉक्टर ने एक नजर उन्हें देखा और फिर वहां से दूसरी तरफ चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अभिमान की नजर आरशी पर पड़ी जो भीगी पलकों से डोर को देख रही थी। अभिमान ने आरशी को कंधों से पकड़ वही रखे बेंच पर बैठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठकर आरशी के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, आरशी जी, आप कमजोर नहीं पड़ सकती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अभी कहा है ना कि हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। बस कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, तब आप उससे मिल लीजिएगा। चलिए अब रोना बंद कीजिए, वरना वो आपको ऐसी हालत में देखेगी तो क्या सोचेगी।
वो वैसे ही हमसे उखड़ी उखड़ी रहती है और आपको ऐसे देख वो हमसे और ज्यादा नाराज हो जाएगी। बोलते हुए उन्होंने आरशी के गालों पर बह रहे आंसुओं को अपने हाथ से साफ किया और उनकी आंखों में देखने लगे। आरशी नम आंखों से अभिमान की आंखों से देखते हुए बोली, अभिमान जी ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी बच्ची को क्या हो गया है? वो पहले तो ऐसी नहीं थी। हमारी हर बात सुनती थी, फिर अब क्या हो गया है उसे? वो हमारी बात मानती क्यों नहीं है? उसने तीसरी बार मरने की कोशिश की है। हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, पर एक इंसान को बिना उसकी मर्जी के उसे कैसे सौंप दे? वो समझती क्यों नहीं है? अगर उससे प्यार नहीं करता है, हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे समझाए उसे? अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। हम मर जाएगा उसके बिना। बोलते हुए आरशी ने अपना सर पकड़ लिया। वो पैनिक करने लगी थी। अभिमान जी जल्दी से खड़े हुए और आरशी को अपने सीने से लगाते हुए सॉफ्ट आवाज में बोले, आरशी जी कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। आप शांत हो जाए। हम समझाएंगे उसे। वो समझाएगी। इतनी नादान नहीं है हमारी माया। बोलते हुए उनकी आंख से एक आंसू की बूंद लुढ़क कर नीचे गिर गई। अंदर वार्ड में एक नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की बेड पर बेहोशी के हालत में लेटी हुई थी। उसके बाल ग्रीन कलर के थे जिन्हें उसने खुद कलर किया था। उसका मुंह मेकअप की परत से ढका हुआ था जिससे उसकी नेचुरल ब्यूटी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे जो उसे इस लुक में भी सबसे खूबसूरत और एलिगेंट बना रहे थे। उसके हाथ पैरों का रंग दूध सा गोरा और स्किन बेबी की तरह सॉफ्ट थी। उसका मुंह ज्यादा मेकअप की वजह से हल्का काला दिखाई दे रहा था। उसकी घनी पलकें जो आंखों पर ढकी हुई थी। तभी अचानक उस लड़की की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और उसके माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। ऐसी यादें जो सिर्फ उसकी तकलीफ की वजह थी। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी सांसें गहरी होने लगी। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और झटके से उठकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और वो एकदम से चीख पड़ी। है उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। तभी अचानक उसकी नजरें अपने सामने पड़ी। उसे सामने वार्ड की वॉल दिख रही थी। उसने अपनी आंखें खोल चारों तरफ देखा और खुद को हॉस्पिटल वार्ड में देखकर उसके फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले, पर दूसरे ही पल उसका फेस एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसके सर में अभी भी दर्द हो रहा था, पर वो उस दर्द को इग्नोर कर अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। दैट्स फॉर इट्स टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कौन है ये लड़की और माया क्यों बार बार मरने की कोशिश कर रही है? देखने के लिए देखते रहिए माफिया क्वीन, और जो नए हैं वह लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर टीना शेखावत को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।